हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की एक झलक। इसके लेखक आचार्य विनय मोहन शर्मा जी हैं। आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का जन्म 19 दिसंबर सन 1905 में करक बैल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ और आपकी दृष्टिकोण साहित्य नया पुराना शोध प्राविधि जो थी उसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया और हिंदी साहित्य के जगत में आपको निबंधकार, समीक्षक और शोधकर्ता के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय भाव विनय मोहन शर्मा जी के द्वारा लिखित यह दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वर्णन है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थानों, रीति रिवाजों, दृश्यों और वहां की संस्कृति की झलकियां प्रस्तुत करते हुए रोचक वर्णन किया है। ये वर्णन बहुत पहले का है, किंतु आज भी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए, पोषित करने के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है और सूचनाप्रद है। वहां की हमें जानकारी देता है। देखिए, सन 1953 में लेखक कहते हैं कि त्रावणकोर जाते समय आंध्र प्रदेश माने ये सब गए, त्रावणकोर केरल गए। लेखक कौन? आचार्य विनय मोहन शर्मा जी। तो वहां जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों राज्यों की झलक इन्हें देखने को मिली। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है और वहां नागपुर से लेखक यात्रा के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात भर मध्य प्रदेश और हैदराबाद की सीमा को पार करती हुई जो ट्रेन है वो सवेरे बेजवाड़ा पहुंचती है। बेजवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। यहाँ लेखक को महसूस होता है कि यहाँ की दुनिया कुछ अलग ही है, क्योंकि समुद्रों की लहरों को छू छू कर जो हवा बह रही है वो हृदय में उत्साह जगाती है। कृष्णा नदी जो पवित्र नदी है, वहां भी इसके दर्शन होते हैं, कृष्णा नदी के। केरल की स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं, मतलब दाहिने कंधे में जो छोर है वो लटकता रहता है। तो आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं। पुरुष लुंगी न पहन के धोती और कुर्ता पहनता है और उसकी धोती का जो एक छोर है वो झंडे की तरह लटकता, लहराता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का रंग गोरा होता है और तेलुगु भाषा बोलते हैं। तेलुगु भाषा में लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बहुत महत्व है, प्रचार भी है। लेखक कहते हैं कि उनके सहयात्री साथ में यात्रा करने वाले सवेरे ही से उठ के पाठ करने लगे और उनसे यह पता चला, उन सहयात्री से पता चल रहा कि 18वीं शताब्दी में वहां के माने आंध्र के त्यागराज जो कवि थे, उन्होंने तुलसीदास की रामायण से प्रेरित होकर तमिल में एक रामायण की रचना की और अपनी जो कृति है, जो उनकी रचना हो, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसका ऋण उन पर है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि उन्होंने प्रेरित होकर तुलसीदास की रामायण से प्रेरित होकर रामायण की रचना की है। और प्रातःकाल से ही लोग यहाँ पर चाय नहीं पीते, कॉफी पसंद करते हैं और भाप से बनी हुई चावल की इडली खाते हैं। स्त्रियां फूलों से अपना श्रृंगार करती हैं और सवेरे से ही वो अपने फूलों को सजाने के लिए वेणी माला माने फूलों के गजरे बनाती हैं और स्टेशनों पर वेणी माला खूब बिकती है। स्त्रियों के प्रसाधन माने उनके सजने का समय शाम का है और लेकिन बालों को सजाने के लिए वो सुबह से ही फूलों की वेणियां बनाने लगती हैं। आंध्र में काजू, केले के अतिरिक्त धान की उपज होती है। कौन सी प्रमुख उपज है यहाँ? फसलें काजू, केला और धान। कुओं में पानी इतना ऊंचा होता है कि हाथ नीचे करके पानी भरा जा सकता है ना। हाथ को गहराई से कुएं में डुबोकर
बाल्टी भरी जा सकती है। आंध्र में स्त्री पुरुष पुरुष जो होते हैं बहुत भावुक होते हैं। तमिलनाडु के निवासियों को, यहाँ रहने वाले लोगों को अपना नाडु प्रदेश है ना, तमिलनाडु प्रदेश, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति सबसे ऊपर जान पड़ती है। फिर भी वो समय की आवश्यकता के अनुसार फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं और अपनी बात को भी बहुत चतुराई से संभाल ले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो आंध्र की सीमा को पार करके तमिलनाडु के एक शहर गुडूर में प्रवेश करती है। सबसे पहले हमने आंध्र देखा। आंध्र की स्त्रियां गोरी हैं, है ना, खुली साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ते पहनते हैं और वहाँ इडली और कॉफ़ी नाश्ते में खाई जाती है, फूलों से श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ जब दूसरी जगह आंध्र को पार करके गुडूर पहुंची है, गुडूर तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। पहले हम बेजवाड़ा आंध्र के प्रदेश में पहुंचे थे। यह भाग जो गुडूर है, ये शहर तमिलनाडु, यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले हैं और वहाँ पर क्या तेलुगु बोली जाती थी और तेलुगु में 70% शब्द संस्कृत के होते थे। यहाँ तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। यहाँ पुरुषों का पहनावा जो है वो लुंगी है और लुंगी के साथ वो कुर्ता और शर्ट पहनते हैं। आंध्र के लोग कुर्ता और धोती पहनते थे, यहाँ लुंगी के साथ कुर्ता वो शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां वैसी ही साड़ी पहनती हैं, लेकिन हरी साड़ी को ज़्यादा पसंद किया, हरे कपड़ों को। यहाँ के लोगों को हरा रंग अधिक भाता है और उत्तर भारत में जब भी कोई घर बनाता है तमिल, तो अपने घर की खिड़कियां दरवाजे को वो हरे रंग से रंगता है। और यहाँ के लोग श्यामल माने सांवले रंग के होते हैं। आंध्र के लोग गोरे होते थे, गौरवर्ण, और यहाँ पर सांवले लोग हैं। और यहाँ की जो स्त्रियां हैं यहाँ हरे रंग के परिधान धारण करती हैं, क्योंकि हरे के बाद उनकी पसंद का जो कलर है कपड़ों के लिए वो लाल रंग है। अब तमिल और आंध्र के भोजन जो है वो एक समान है। केले के पत्ते पर वो देखिए दाल, सब तरकारी, सब्जी और भात, ये 3 तो आम बात हो गई। इसके साथ जो इसके अतिरिक्त वो क्या लेते हैं, खट्टी चीजें, रसम, दही, चटनी और मोर तक्र मने छाछ, इसको परोसा जाता है। तो दाल चावल सब्जी जो तरकारी है वो तो होगी ही, इसके साथ चटनी, रसम भी एक खट्टे तरल टमाटर या इमली का बना हुआ पानी होता है, और इसके साथ दही और छाछ परोसा जाता है। खाने वाला क्या करता है, इन सबको भात, केले के पत्ते पर भात होता है, भात के साथ ये सब होता है, वो भात में सारी चीजें सान देता है, मिला देता है। उसके बाद लंबे 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 से पिंड गोले बनाता है और गटकता है। स्टेशनों में भी जो होटल होते हैं, आहार गृह, वहां पर भी धरती पर ही बैठाकर भोजन कराया जाता है। केले के पत्तों को बिछा दिया जाता है और लोग पंक्ति से बैठकर भोजन करते हैं। जो अय्यर, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो शाकाहारी भोजन करते हैं और ब्राह्मणों के बाद जितने वर्ग आते हैं वो, उनको मांसाहारी से कोई परहेज नहीं है। पर उसका, लेकिन सबका भोजन, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, है ना, सब्जियों में शाकाहारी हो मांसाहारी हो, लेकिन उनका मुख्य आहार भात चावल ही होता है। तो चावल के साथ वो चाहे मांसाहारी व्यंजन करें या सब्जियां दाल वगैरह खाएं। भात, इडली, छोला, डोसा, उपमा, चटनी, दही, ये आदि ये प्रेम से नाश्ते में खाते हैं। सुदूर दूर दक्षिण में उत्तर भारत की तरह मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, है ना। जैसे इधर मिठाइयों की दुकानें होती हैं, दक्षिण में नहीं होती, क्योंकि दक्षिण के लोग मीठे व्यंजन नहीं पसंद करते। उन्हें चटपटी, खारी, खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए 1-2 ही हलवाइयों की दुकान मिलती है। यहाँ नारियल का तेल इस्तेमाल होता है। और होटलों में एक बात जो ईमानदारी की है वो यह देखने को मिलती है कि वो खाने में, भात में शुद्ध घी डालते हैं। और लेखक कहते हैं कि जब वो मद्रास में इतने दिन रहे तो कई शहरों में
उन्होंने भ्रमण किया, कई स्थानों के होटलों में भोजन किया, लेकिन हर जगह ताजे घी का स्वाद मिला। वो वहाँ के दुकानदार बहुत ही स्पष्टवादी, साफ साफ बोलने वाले हैं। वो आपकी आंखों के सामने ही क्या करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे और कहेंगे कि हम दूध नहीं बेचते, हम तो कॉफ़ी वाला दूध रखते हैं। उनका ये व्यवसाय को, अपने बिजनेस में ये ईमानदारी ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। अब आंध्र भी पार हुआ, तमिलनाडु भी पार हुआ। अब लेखक पहुंचते हैं केरल में, है ना। तो जब केरल से उनकी जो यात्रा शुरू है, तो सावन के, ये पूरा केरल हरा 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 भरा है। तो सावन के अंधे को जैसे हरा हरा दिखाई देता है, सावन का अंधा, जो कहते हैं कि सावन की ऋतु में जो किसी कारण किसी की दृष्टि चली गई हो, उसे दिखना बंद हो गया हो, तो उसकी आंखों के सामने एक ही दृश्य, हरा दृश्य ही, हरियाली ही रह जाती है। वैसे ही यहाँ पर केरल में क्या है, सभी तरफ हरा ही हरा है। केरल की चप्पा चप्पा जमीन आबाद है, माने जो जमीन का क्षेत्र है वह तो कम है, लेकिन पूरी आबादी से, माने लोगों से भरी पड़ी है। इसलिए यहाँ पर कई फसलें उगाई जाती हैं, 2-3 भी फसलें यहाँ के लोगों के लिए कम हो जाती हैं। इसलिए गरीब लोग क्या करते हैं कि जमीन से वनस्पति कंदमूल उसको उखाड़ लाते हैं और उबाल लेते हैं या भून लेते हैं, और उसके साथ अगर उनको मछली मिल जाती है तो वो अपना पूरा आहार समझते हैं। केरल का आहार आंध्र के वासियों के समान ही होता है। नारियल का देश होने के कारण वो नारियल के का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसका पानी पीते हैं, ये ठंडक देता है। और इसके साथ केरल के गांव की एक विशेषता है कि वहाँ पर जीरे का पानी, है ना, भोजन के अंत में जीरे का उबला हुआ पानी, गुनगुना पानी पीने को दिया जाता है। ठेलों में जगह जगह पर यहाँ पर जीरे नमक का पानी हांडी में मिलता है ना, दुकानों और ठेलों पर मिलता है, गली गली में। लेकिन यहाँ के लोगों का ये घरू आहार है, माने घरेलू आहार है, जीरा पानी। त्रावणकोर अब केरल पहुंच चुके हैं। केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियों की पोशाक में जो है वो सफेद रंग की हो जाती है, वो श्वेत वसना कहलाती। महाश्वेता की, माने महाश्वेता, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली वो छवि उनकी लगती है। तमिलनाडु स्त्रियां जहां हरा और लाल रंग पसंद करती थी, वो यहाँ की स्त्रियां उजला, लाइट कलर पसंद करती हैं। इस लेख में पोशाकों की, साड़ी, वस्त्रों आदि की बात इसलिए हो रही है कि जो चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिल हो, केरल हो, समस्त देश की शहर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो एक ही समान कि साड़ी का पहनावा उनका एक समान है, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा का प्रभाव है। आधुनिक महाराष्ट्र में पहले लोग वो दूसरे तरह की साड़ी पहनते थे, लेकिन आज तमिल हो या केरल हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी जो शहरी स्त्रियां हैं एक छोर दक्षिण, माने दाहिने कंधे में पल्ला डालती हैं जो खुला रहता है ना, नीचे तक लटकता रहता है, घुटने तक, और कंधे से होता हुआ एड़ी तक झूलता है, और सिर ज्यादातर खुला रहने का रिवाज हो चुका है। वेशभूषा में नारियां भारतीय एकता का प्रतीक लगती हैं। त्रावणकोर, कोचीन, ये केरल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। गरीबों के घर जो है वो नारियल के बने होते हैं, नारियल के अवयव, नारियल के पार्ट्स, है ना, उसके बने हुए होते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन सामने 5-10 नारियल के पेड़, 2-4 केले के पेड़, कटहल का पेड़ दिखाई देता है। इसलिए हरियाली हरियाली हर घर में दिखती है। उत्तर भारत में जब हम प्रवेश करते हैं, माने दक्षिण, तो वहाँ पर उत्तर भारत में गांव में जहाँ पुरुष कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, वहाँ केरल के गांव की गली गली साफ सुथरी दिखाई देती है। वहाँ अधिकतर गांव में बिजली है, पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना, स्कूल के बिना तो केरल का गांव पूरा होता ही नहीं। 2-4 गांव के बीच एक हाई स्कूल, 20-25 गांव के बीच एक कॉलेज जरूर मिलता है।
वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार इतना अधिक बढ़ा है कि गांव में उसे बोलने समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। केरल में जहाँ शिक्षित परिवारों में कन्या को संगीत, चित्रकारी, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, हिंदी की भी दी जाती है। और जब कोई अपनी बेटी को ब्याहता है ना, कोई देखने आता है उसकी बेटी को, तो वो कहता है कि मेरी बेटी इन सब के नृत्य, संगीत, चित्रकारी, नृत्य के अलावा हिंदी भी जानती है, क्योंकि हिंदी सीखे बिना सुसंस्कृत नहीं समझा जाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि केरल के विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष हर वर्ष 6,000 लड़के लड़कियां हिंदी की परीक्षाएं देते हैं और कई जगह अध्यापक का कार्य करते हैं। त्रिवेंद्रम, तिरुअनंतपुरम, अब देखिए तीनों राज्य पार हो गए, आंध्र, तमिलनाडु और केरल। अब त्रिवेंद्रम, ये त्रिवेंद्रम पहुंचते हैं, ये शहर है ना। त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम से कन्याकुमारी, यहाँ तक की यात्रा लेखक कहते हैं बहुत ही मन रोचक थी, मैंने बहुत अच्छी लगी लेखक को। त्रिवेंद्रम के बाजारों में इतनी अधिक भीड़ होती है और स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि 12 महीने बूंदाबांदी चलती रहती है, तो लोग कीचड़ में फिसले ना, इसलिए नंगे पांव चलते हैं। विश्वविद्यालय से निपटकर लेखक अब जिस काम के लिए गए हैं कॉलेज के, वो अपना काम निपटाकर सबसे पहले अपने जो उनके साथी हैं प्राध्यापक चंद्रहासन और बिलायुधन, उनसे समुद्र दर्शन की इच्छा प्रकट करते हैं और हवाई अड्डे को छूते हुए, है ना, उस हवाई अड्डे के पास जो मार्ग है जो समुद्र के तट से लगा हुआ है, उससे होते हुए वो कहाँ पहुंचते हैं? कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम पहुंचते हैं। तो त्रिवेंद्रम में क्या है कि समुद्र बहुत ही उग्र है माने बहुत डरावना है और बहुत क्रोधित दिखाई देता है। खूब जोर जोर से गर्जना करता है। सामने दूर दूर से छोटी छोटी सी किश्तियां जो नावें हैं वो बहुत हिलती डुलती सी दिखाई देती हैं। लहरें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि पहाड़ बनाती हैं और दूसरे ही पल पहाड़ गायब हो जाते हैं, फिर ऊंचे पहाड़ बनते हैं लहरों से। और ये किश्तियां एकदम से ऊपर ऊपर जाती हैं, ऊपर नीचे उन लहरों के साथ होती हैं। एक ही समय में ना जाने कितने पर्वत बनते हैं, मिटते हैं, लहरें दौड़ती हुई चली आ रही हैं। हम जाके समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, पैरों को छूकर लहरें आती हैं, पैरों को छूकर पीछे हट जाती हैं। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि पैर जमीन से उखड़ जाएंगे, हम प्रयत्न करके जमाए रखते हैं। थोड़ी देर के बाद हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उन लहरों को लेने की हमारी आदत हो जाती है, अब हमको डर नहीं लगता। तो जहाँ उग्र समुद्र है वो क्या है? त्रिवेंद्रम है। कुछ फासले पर मछुआरे अपनी उसी समुद्र में अपनी नावें डाल रहे हैं, नौकाएं, छोटी छोटी नौकाएं डाल रहे हैं। वह अब नौकाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, है ना। तो देखो माने मछुआरे अपनी नौकाएं, किश्तियां डाल रहे हैं और समुद्र लहरें बाहर को फेंक रहा है। बहुत कोशिश के बाद वो अपनी नौकाएं डाल पाते हैं और ये इतनी लहरों में ऐसा तो लगता है कि जैसे वो लहरें उनकी नावों को डुबो देंगी। समुद्र जब क्रोधित हो उठता है, माने क्रोधित होता है जब उसमें जोर से गर्जना उठती है और जोर जोर से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो तब वह ना जाने कितने मछुआरों की समाधि बना देता है ना, उनकी नावों को डुबो देता है। और यूं जब प्रातः काल कोई मछुआरा सुबह घर से निकलता है तो शाम को वापस लौटने की कसम वो अपने परिवार से कसम नहीं खा सकता, क्योंकि समुद्र के मध्य वो नियति भाग्य की लहरों के साथ खेलता है, उसके सिर पर हमेशा मौत मंडराती रहती है। समुद्र दर्शन के ये त्रिवेंद्रम के समुद्र को देखने के पश्चात लेखक वहां अजायब घर, म्यूजियम गए। वहां समुद्र के बड़ी बड़ी सी मछलियां, सर्प, केकड़े आदि रखे हुए थे और उन सबको देखा लेखक ने। ये अपने ढंग में भारत का बहुत ही अलग तरह का मत्स्य संग्रहालय है। यहाँ पर अनंत शयनम का मंदिर है। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। यहाँ सिला हुआ का वस्त्र पहनकर जाना मना है।
स्त्रियां इस मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं क्योंकि उनकी साड़ी सिली हुई होती नहीं। मंदिर में मूर्ति है जो यहाँ की वो बहुत बड़ी है। कहाँ की? अनंत सैनम। और दूसरा है त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी। अब लेखक त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी लगातार, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी 50 मील की दूरी है, लेकिन लगातार बस्ती है, घनी बस्ती है, इसलिए ऐसा पता नहीं चलता कि ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्रम ही 50 मील तक चला आ रहा है। लेखक कहते हैं कि इतनी घनी आबादी कहीं पर भी भारत के किसी भी माने शहर में, राज्य में नहीं है। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाती है, वो पास के ही कुएं में जाते हैं। कुएं में तमिल स्त्रियां ताड़ के पत्तों की बनी हुई बाल्टी से पानी खींच रही हैं। इन्हें प्यासा समझकर वो पानी पिलाती हैं। लेखक कहते हैं कि उनके जो उन्हें भी, स्त्रियों को भी कौतूहल होता है इन यात्रियों को देखकर, और इसके साथ ही उन स्त्रियों के जो कान हैं वो नीचे तक फटे हुए हैं, उसमें सोने के बड़े बड़े से कर्णफूल हैं, मैंने टॉप्स पहन रखे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उनके कान अभी भार नहीं सहन कर पड़ेंगे, फट जाएंगे। यहाँ की स्त्रियां जो साधारण मामूली घरों की स्त्रियां, गरीब स्त्रियां सोने के आभूषण पहनती हैं। अमीर घरों की स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहनती हैं। सोना वो हल्की धातु समझती हैं। हम सूरज डूबने से पहले कन्याकुमारी पहुंच गए। लेखक कहते हैं क्योंकि कन्याकुमारी में एक विशेष दृश्य देखना था। समुद्र के किनारे पर भव्य बहुत खूबसूरत दृश्य था। बहुत सी भीड़ जमा थी क्योंकि यहाँ पर 3 समुद्रों का मिलन होता है। हिंद महासागर सामने था, दाईं ओर अरब सागर, बाईं ओर बंगाल की खाड़ी। ये प्रश्न का उत्तर भी है कि कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है और यहाँ का जल उछल उछल कर तरंगित हो रहा था, मैंने तरंगों के समान, जैसे संगीत की ध्वनि दे रहा था। बहुत से लोग वहां जमा थे क्योंकि सभी सूर्य को अस्त होते हुए देखने के लिए वहां आए थे। ये पूरे संसार का ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य समुद्र में डूबता और समुद्र से उगता हुआ दिखाई देता है। हमें भी सूर्यास्त का दृश्य देखना था, लेकिन उस दिन बादलों ने सूर्य को ढके रखा और चांद निकल आया। उस दिन हम सूर्य को डूबते हुए नहीं देख सके, निराश होकर लौट आए। अब उसी समुद्र के, कन्याकुमारी समुद्र के पास में ही मंदिर है, कन्याकुमारी मंदिर। इस मंदिर में पार्वती जी का मंदिर कहलाता है यह। यहाँ उघारे बदन जाना पड़ता है। कहते हैं इस संबंध में एक कथा है कि जब शिव जी का पार्वती जी से विवाह होना था, शिव जी बारात लेकर आए और नारद मुनि के कहने पर, ऐसी पुराणों में कथा है कि सुचिंद्रम से वो वापस लौट गए और पार्वती शिव जी को, जब बारात नहीं पहुंची तो शिव जी को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन विवाह का मुहूर्त रात का था, वह गुजर गया और शिव जी भी नहीं मिले और पार्वती जी उदास होकर वापस अपने उसी मंदिर में, उसी निवास स्थान पर आ गई और तब से उस मंदिर का नाम कन्याकुमारी मंदिर पड़ गया। मंदिर समुद्र के किनारे है और यहाँ एक और दृश्य है जो मंदिर तो खूबसूरत है ही, उसके साथ ही रात को जब समुद्र पर जहाजों की रोशनी दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि समुद्र में दीपक तैर रहे हैं। कन्याकुमारी से लौटते हुए हमने सुचिंद्रम के भव्य दर्शन भी किए। अब कन्याकुमारी समुद्र देखने गए थे, सूर्य को अस्त होते हुए देखना था। 3 समुद्रों को देखा उन्होंने वहीं पर और कन्याकुमारी मंदिर को देखा। कन्याकुमारी मंदिर के बाद उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर के दर्शन किए, जहां से कहा जाता है शिव जी की बारात लौटी थी। यह भी मंदिर भव्य है, बहुत विशाल है। यहाँ पर गोपुरम, जो इस मंदिर का मुख्य द्वार है, बहुत ही ऊंचा है। कहने को तो ये शिव जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर के में प्रवेश करते ही हनुमान जी की
काले पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। और इस मंदिर के पत्थरों की प्रस्तर माने पत्थरों जो स्तंभ खंभों में लगे हैं, है ना, तो इस मंदिर के जो खंभे हैं, खंभों के पत्थरों की एक विशेषता है कि इनको जब ठोका जाता है पिलर को, तो वहां सुरीली ध्वनि सारे गामा पाधा निशा निकलता है। अब त्रिवेंद्रम माने तिरुअनंतपुरम, वही त्रिवेंद्रम जहां समुद्र बहुत ऊंची गर्जना करता है, जहां हम प्रारंभ में थे। तीनों जो राज्य थे उनको पार करके त्रिवेंद्रम पहुंचे थे ना, तो वही त्रिवेंद्रम अब लेखक फिर पहुंचते हैं वापस। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि में सुपारी, काजू, केला, नारियल आदि की फसलें होती हैं। समय बहुत कम था, इसलिए मलयालम के साहित्यकारों से भेंट नहीं हो सकी। दूसरे दिन उन्होंने आराम किया और मदुरा रवाना हुए। यहाँ भी मीनाक्षी का मंदिर है और यहाँ ये मंदिर बहुत ही फैला हुआ है। इसमें कई गोपुरम है, कई द्वार हैं। गोपुरम का जो ऊपरी हिस्सा है वो गुम्बद के समान है। इसमें अनेक मूर्तियां हैं और मूर्तियों के नीचे पुराणों की कथाएं लिखी हैं। और मंदिर में कम से कम 1000 खंभे हैं। 1000 नर नारी यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं एक साथ। इन खंभों के सबसे ऊपर है ना, 1000 खंभों वाला हॉल है और हर खंभे पर एक हाथी है और हाथी के ऊपर सिंह सवार है। ये सब मूर्तियां बहुत सजीव, जीती जागती हुई लगती हैं, ऐसा लगता है कि वास्तविक हैं। यहां पर इस मंदिर में दक्षिण के 63 संतों की प्रतिमाएं माने मूर्तियां। यहां पर इन संतों की वाणी गूंजती रहती है और लोग उनका बैठ के शांत मुद्रा में चिंतन भी करते हैं और वाणी गूंजती भी रहती है। शाम को लेखक हिंदी प्रचार प्रसार उन्होंने उस सभा साहित्य गोष्ठी हुई और उस साहित्य गोष्ठी में उन्हें पता चला कि तमिल के कवि कंबन की तुलना तुलसी के काव्य के साथ की जा सकती है। वहां से लेखक रामेश्वरम आए। रामेश्वरम धनुषकोटी यहां पहुंचे। धनुषकोटी लंका से थोड़ी ही दूरी पर रह जाती है ना। धनुषकोटी जहां पहुंचे वहां से लंका थोड़ी ही दूरी पर है। अगिन बोट आती जाती रहती है और यहाँ तीर्थ यात्री जो होते हैं वो समुद्र में की लहरों में ही नहाते हैं। रामेश्वरम में भी बहुत विशाल मंदिर है और इस मंदिर के साथ यहाँ पर कई तीर्थकूप मान ऐसे कुएं हैं जो तीर्थ के समान पूजे जाते हैं। उनका पानी मीठा है। यहाँ पर लोग बहुत ही लोग हिंदी के जानकार हैं। रामेश्वर से लौटते हुए लेखक तिरुचिरापल्ली जाते हैं। तिरुचिरापल्ली में भी श्रीरंगम इनका मंदिर है जो देखने के योग्य है। ये कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है ना। तिरुचिरापल्ली कहाँ का भाग है? तिरुचिरापल्ली में जो श्रीरंगम नाम का मंदिर है वो कावेरी नदी में द्वीप जो पृथ्वी भूमि का हिस्सा ऊंचा से निकला है उस पर बना हुआ है। इसमें तिरुचिरापल्ली में एक और विशाल मंदिर है। या तो यही मंदिर होगा श्रीरंगम या इसके अलावा कोई दूसरा होगा जहां हजारों सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊंचाई है और विशालकाय मंदिर है। इसमें यहां से नदी और नगर का दृश्य दिखाई देता है। सारी धरती उर्वरा बनी हरी भरी है, श्यामल है, काली भूमि है, काली मिट्टी है यहाँ की। धान की साल में 3-3 फसलें होती हैं यहाँ तिरुचिरापल्ली में। यह तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहा कि तमिल साहित्य बहुत ही पुराना है और यह जो तमिल की धारा है ये माने अखंड से बिना किस खंडित हुए, बिना टूटे बहुत समय से चली आ रही है। संस्कृत के साथ संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ गए हैं। तमिल भाषा में संस्कृत शब्द आ गए हैं। लेकिन ये तमिल का जो साहित्य है ना, तमिल साहित्य
जिसमें संस्कृत शब्द आ गए, ये बहुत अधिक प्राचीन है। अवनंदन जी तमिल भाषा अवधनंदन जी तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृत का विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं। उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि तमिल का जो व्याकरण है वो 4 शताब्दी पुराना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसा था वो वैसा ही है। तमिल में कोई उपभाषाएं नहीं है, है ना, जैसे हमारी हिंदी में बोलियां उपभाषाएं हैं, लेकिन तमिल में कोई उपभाषा नहीं है। त्रिचिनापल्ली, मद्रास, अब वो चेन्नई आए, वहां पर हिंदी साहित्य में गति मिलती है, माने उसकी प्रोग्रेस दिखाई देती है, विकास दिखाई देता है। यहाँ की हिंदी प्रचार सभा दक्षिण में हिंदी की प्रमुख विद्यापीठ का रूप ले रही है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षा मद्रास के चेन्नई में अध्यापिकाएं शिक्षा ग्रहण करके दक्षिण के अनेक शालाओं, स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी। महात्मा जी ने जब मद्रास में हिंदी प्रचार की नींव रखी होगी, तो ऋषिकेश जी के साथ साथ रघुवर दयाल जी भी हिंदी के प्रेमी लोग होंगे। आज यहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक अंग माना जाता है। दक्षिण भारत में अहिंदी, जो हिंदी नहीं है, हिंदी भाषा भाषी जानने वाले नहीं है, ऐसे लोग भी हिंदी की बहुत सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ एक तंजौर पुस्तकालय है जो बहुत पुराना है, और उसमें कई हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मद्रास में अड़यार पुस्तकालय है, वो तंजौर पुस्तकालय और ये अड़यार पुस्तकालय, ये भी बहुत काफी संपन्न है, मन इसमें भी बहुत बड़ा पुस्तकालय है, बहुत सी अच्छी पुस्तकें हैं यहाँ पर। इसके अलावा जग प्रसिद्ध, पूरे संसार में प्रसिद्ध बरगद का वृक्ष है, जिसकी लंबाई 200 फुट और चौड़ाई 205 फुट है। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अनेक महत्वपूर्ण जो सभाएं थी इसी वृक्ष के नीचे की हैं। सहस्त्रों हजारों दर्शक जो इस वृक्ष को देखने आते हैं या आसपास की दृश्यों को देखने आते हैं, वह यहाँ पर विश्राम करते हैं। मद्रास का समुद्र तट में बंबई के समुद्र तट के समान ही मेला लगता है। जो सैलानी है वो 8-9 बजे से यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। ये बंबई की चौपाटी के समान दिखता है, परंतु दोनों में बहुत जमीन आसमान का यह अंतर है कि पाश्चात्य, जहां बंबई में पश्चिम की तड़क भड़क दिखाई देती है, यहाँ पर सादगी दिखाई देती है। और रेडियो स्टेशन का भोपू अपना कार्यक्रम यहाँ सुनाते हैं, उसकी आवाज सुनती रहती है।
गॉड ब्लेस यू बच्चों।